गरमपुरी नाम का गांव था। इसका नाम गरमपुरी इसलिए पड़ा था क्योंकि इस गांव में सूरज की तपती किरणें दूसरे गांव से ज्यादा आती थीं, जिस वजह से यहाँ गर्मी के समय बाकी गांवों से ज्यादा गर्मी होती थी। जहाँ सिर्फ एक ही दुकान थी, वो दुकान जमींदारनी की थी जो पंखे बेचती थी। एक दिन एक आदमी जमींदारनी की दुकान पर पंखा लेने आता है, जहाँ पर उसका चेला दक्ष बैठा होता है। अरे दक्ष भाई, अभी 3 महीने पहले ही तो आपसे पंखा लिया था और आज वो फिर से खराब हो गया। कितनी कोशिश की चलाने की, मगर बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हारा पंखा खराब हो गया है तो हाँ, एक काम कर सकता हूँ, एक नया पंखा खरीद लो मुझसे, मैं तुम्हें सबसे अच्छा पंखा दूंगा। यही कहकर तो आपने मुझे ये भी पंखा दिया था, पर ये भी खराब हो गया। अरे भाई, नया लोगे तो लो, वरना यहाँ से निकलो। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वैसे भी गर्मी आने वाली है, पंखा नहीं लोगे तो तड़पती मशीन की तरह तड़पोगे, क्योंकि गांव में सिर्फ एक ही जमींदार आदमी की दुकान है जहाँ पंखे मिलते हैं। वो आदमी सोच में पड़ जाता है और दक्ष से कहता है, लाओ भाई, अगर पंखा नहीं लिया तो गर्मी में मेरे बच्चे नहीं जी पाएंगे। वो आदमी दक्ष से पंखा खरीद लेता है, वो भी महंगे में, और घर चला जाता है। उसी शाम जमींदारनी अपनी दुकान पर आती है। बता दक्ष, आज कितने पंखे बिके और कितने लोग आए अपने खराब पंखे लेकर? जी, कई सारे लोग आए थे अपने खराब पंखे लेकर, और मैंने खूब सारे पंखे बेचे आज। मानना पड़ेगा जमींदारनी जी, आपने मौके और समय का क्या खूब फायदा उठाया है। खराब पंखे बेचती हो नया कहकर। अब क्या करें, करना पड़ता है। अच्छे बेचूंगी तो ये लोग बार बार थोड़ी ना लेंगे मुझसे। जमींदारनी हर साल पंखे को ज्यादा पैसों में बेचा करती थी। इसी गांव में तरुण नाम का आदमी अपनी बीवी शेलू के साथ रहता था। एक दिन तरुण के घर का पंखा भी खराब हो गया, जिस पर उसकी बीवी शेलू उससे कहती है, ये देखिए, तीसरे साल में तीसरा पंखा खराब हुआ है। शादी के वक्त तो बहुत कुछ कहकर लाए थे, घर की कहोगे तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा, सूरज की तपती किरणें तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा, और ये हाल बना रखा है। हर साल खुद को हाथ पंखे से हवा करनी पड़ती है। अरे जाने मन, अब तुम्हें क्या बताओ, पूरे गांव का यही हाल है। सबके पंखे 7 महीने से ज्यादा नहीं चलते। मेरे पापा मुझे एसी में रखते थे और तुम्हारा पंखा साल पूरा होते ही खराब हो जाता है, मगर मैं ये गर्मी झेलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि रहना जो तुम्हारे साथ है। मगर कोशिश तो करो, आखिर पंखे के खराब होने का राज क्या है? बात तो सही कह रही हो तुम। चलो पहले मैं ये पंखा लेकर दुकान जाता हूँ ठीक करवाने। क्या पता इस बार शायद इसे ठीक करने के लिए कोई मान जाए। तरुण पंखा लेकर जमींदारनी की दुकान पर पहुँचता है और देखता है कि जमींदारनी भी अपनी दुकान में दक्ष के साथ मौजूद है और दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें दिखाई नहीं देता कि तरुण वहाँ आकर खड़ा है। तरुण उनकी बातें सुन लेता है। अरे, कैसा पंखा बेच रहा है? तुझे क्या कहा था मैंने कि अच्छे पंखों को अलग रख दे और लोगों के दिए गए खराब पंखों को थोड़ा मोड़ तोड़ कर वापस बेच दिया कर। अच्छे पंखे तो मैं बस अपने रिश्तेदारों को देती हूँ, एक गाँव वालों को सिर्फ खराब पंखे ही बेचा करो। जी मालकिन जमींदारनी जी, मैंने वो गलती से बेच दिया, लेकिन फिक्र मत कीजिए, पूरे 3 गुना पैसों में मैंने वो पंखा बेचा है। तरुण उनकी बातें सुनकर चौंक जाता है और जमींदारनी से कहता है, क्या आप लोग जानबूझकर खराब पंखे गांव में बेचते हो? अब अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो कब से यही खड़ा हूँ। दक्ष, अंधे, ये यहाँ आकर खड़ा है और तुझे नजर भी नहीं आया? मैडम जी, आपको भी तो ये नहीं दिखा? जमींदारनी जी, आपका भांडा फूट चुका है। अब ये सारी बातें मैं पूरे गांव वालों को बताऊंगा। क्यों नहीं, जाओ बताओ, मैं भी देखती हूँ। बताने के बाद गांव वाले क्या करते हैं। गर्मी का मौसम है और एक मेरी ही दुकान है जहाँ से पूरा गांव पंखे लेता है और ले सकता है, क्योंकि कोई और तो पंखे बेचता ही नहीं। हाँ, सही कहा मालकिन जी ने। जाओ जाओ, जिसे बताना है बताओ।
लोगों के मजबूरी का फायदा मत उठाओ जमींदारनी जी, कहीं पलट कर किसी की बददुआ ना लग जाए। जाओ यहाँ से, किसी की हाय यहाँ आएगी तो उसे गुड बाय कर देंगे। तरुण बिना नया पंखा लिए ही अपना बेकार पंखा लेकर वहाँ से निकल जाता है और खुद से ही बातें करता है। ये जमींदारनी सही तो कह रही थी, इतने साल हो गए मगर हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारे पंखे आखिर इतनी जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं, और ये लोग उसे ठीक करने के बजाय नया खरीदने के लिए क्यों कहते हैं। तरुण खुद से ही बातें करते करते जा रहा था कि तभी उसे एक विदेश का वैज्ञानिक नजर आता है। वो वैज्ञानिक उसे देखकर पूछता है, हेलो, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तरुण गांव की परेशानी और जमींदारनी के बारे में उस वैज्ञानिक को बताता है, जिसे सुनकर वैज्ञानिक तरुण से कहता है, फिक्र मत करो, मैं इस गांव में इतनी गर्मी क्यों हो रही है ये जानने के लिए आया था, और इससे निपटने के लिए मैंने एक ऐसा एसी बनाया है जो गर्मी में कपड़े बना देती है। मुझे एक जरूरी काम से अपने देश लौटना पड़ेगा। मैं ये एसी तुम्हें दे रहा हूँ, आओ मेरे पीछे आओ। वैज्ञानिक तरुण को अपने छोटे से लैब में ले जाता है, जहाँ पर एक एसी रखी हुई थी जो एक मामूली एसी की तरह ही दिख रही थी। एसी दिखाकर वैज्ञानिक तरुण से कहता है, ये एसी अपने घर ले जाओ, इसमें तुम जो कपड़े पहनोगे वैसे ही कपड़े ये एसी बना कर देगी, लेकिन ये तुम्हें हमेशा ठंडा रखेगी, इतना ठंडा कि गर्मी में भी ठंडी महसूस होगी। सच में? सच में, मैं तुम्हें इसे इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने देश वापस जल्दी जाना है। मेरे बिल्ली ने मेरे रिमोट के बटन खा लिए है, इसलिए। क्या? कुछ नहीं, बस तुम इसे यहाँ से ले जाओ और जहाँ लगाना चाहो लगा लो, फिर इसमें से कपड़े बाहर निकाल सकते हो। तरुण एसी लेकर अपने घर आ जाता है और सारी बातें अपनी बीवी शेलू को बताता है। उसकी बीवी शेलू उससे कहती है, ओ जी, इसे चालू करके देखिए, क्या पता सच में कोई कपड़े निकल आए। वैसे भी इस एसी के रिमोट पर सिर्फ एक ही बटन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई हवा आएगी भी। तरुण एसी चालू करता है। जैसे ही वो एसी चालू करता है, एसी से एक किरण आकर अरुण को स्कैन करती है और एसी से जहाँ से हवा आती है वहाँ से कपड़े निकलते हैं। बस उन कपड़ों के आगे एक बड़ा सा चांद बना हुआ था। इस एसी ने तो वाकई में एक टी शर्ट निकाल दी। जल्दी से इसे पहन कर देखिए। तरुण जल्दी से वो शर्ट पहन लेता है। जैसे ही वो शर्ट पहनता है, उसे आराम और ठंड महसूस होने लगती है, मानो जैसे गर्मी हो ही नहीं रही हो। वाह, आज से पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा। तुम भी अपने लिए इसमें से कुछ कपड़े निकाल लो। नहीं, क्यों? पूरा गांव अब कपड़े निकालेगा। देखना मैं कैसे जमींदारनी का धंधा चौपट करती हूँ। अगले दिन शेलू और तरुण एसी को लेकर एक दुकान खोलते हैं और गांव वालों को एसी के कपड़े बेचने लगते हैं। धीरे धीरे गांव वाले पंखा खरीदना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब उनके पास एसी के कपड़े थे। एक दिन जमींदारनी दक्ष से आकर पूछती है, क्या हुआ, धंधा क्यों नहीं चल रहा है? गर्मी का वक्त चल रहा है और तू एक भी पंखा बेच नहीं पा रहा। दक्ष एसी कपड़ों की सारी बातें जमींदारनी को बताता है, जिसे सुनकर जमींदारनी कहती है, तो ये बात है। जी मालकिन, और मैंने ये भी देखा है कि ये तरुण उस एसी को आराम से कहीं भी लगा देता है और आराम से उठा भी लेता है। तो बस अब हमें बस वो एसी चुरानी होगी। जमींदारनी एसी को चुराने की साजिश रच लेती है। एक दिन सुबह सुबह जब तरुण अपनी दुकान खोल ही रहा था कि दक्ष तरुण की दुकान पर आता है। अरे भाई तरुण, तुम्हारी पत्नी शेलू का पैर फिसल गया है और वो तुम्हें याद कर रही है। क्या? कैसे? मैं अभी जाता हूँ। तरुण ये खबर सुनकर अपनी बीवी शेलू के पास जाने लगता है और जमींदारनी वहाँ आ जाती है। वाह, क्या साजिश रची थी मैंने। वाह, क्या नाटक किया मैंने। मार्केट के साथ रहने का कोई तो फायदा हुआ। चुप, जल्दी अभी एसी निकाल और चल मेरे घर लेकर। दक्ष एसी निकालने लगता है, मगर वो देखता है कि इस एसी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है।
मालकिन, इस पे तो कुछ लिखा हुआ है, एंटी थीफ। कुछ एंटी थीफ लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूं? चलो अब इसे जल्दी लेकर चलो। वो लोग एसी चुराकर जमींदारनी के घर पहुंचते हैं और एसी को दीवार पर लगा देते हैं। मालकिन, चालू करे? बिल्कुल, चालू किया जाए। दक्ष एसी चालू करता है। उसमें हूबहू उनके जैसे दिखने वाले कपड़े होते हैं, मगर इस बार चांद की जगह सूरज लगा होता है उसमें। जमींदारनी और दक्ष दोनों ही नए एसी के कपड़े पहन लेते हैं, मगर उन्हें ठंड की जगह गर्मी लगने लगती है। अरे, इसमें तो बहुत गर्मी लग रही है। रुक, मैं अभी ये कपड़े उतार कर आती हूँ। मालकिन, ये कपड़े नहीं निकल रहे, लटक गए यहाँ पर। ये एंटी थीफ के वजह से ये हुआ है। अब हमें इसे वापस तरुण को देना होगा। दोनों एसी लेकर तरुण की दुकान पर पहुंचते हैं और सारी बातें बताते हैं। वहाँ पर शेलू भी खड़ी होती है। क्या हुआ? लूट कर दिल नहीं भरा जो झूठ और चोरी पर उतर आए आप लोग? नहीं, हम आपको माफ नहीं करेंगे। बेटा, माफ कर दे, बहुत गर्मी हो रही है। सिर्फ एक शर्त पर हम आपको माफ करेंगे। मैं सब मानने को तैयार हूँ। गांव को सारे अच्छे पंखे दे दो और गांव छोड़कर चली जाओ और कभी वापस मत आना। ठीक है, मंजूर है। तरुण दोनों को माफ कर देता है